बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और प्रोग्राम टॉक शो के साथ मैं हूं मिर्ज़ा एहतिशाम उल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत पर बात करने का आज कुछ हमने इरादा किया है और इस मकसद के लिए हमारे साथ खाकान नजीब साहब हैं, माहिर माशियात हैं, आबिद सुलहरी साहब हैं, आप भी माहिर माशियात हैं, और साथ हसन बेग साहब भी होंगे हमारे साथ। और हम बात करेंगे आज की जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, जो मईशत की सिचुएशन है, उस पर बात करेंगे। IMF की जानिब से पाकिस्तान से सख्त मुतालबात किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। पहले ही जो मुतालबात हैं उस की वजह से अवाम पर जितना बोझ पड़ चुका है वो अवाम बेहतर जानती है या खुदा बेहतर जानता है। अशिया खुरनोश की बात करें तो टमाटर, आलू, आटा और मुर्गी समेत 20 अशिया महंगी हो गई हैं। हफ्तावार रिपोर्ट जारी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो 100 इंडेक्स पहली बार 55,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। ये कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। वफाकी हुकूमत का कर्ज सितंबर 2023 तक 62,291 अरब रुपए हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक IMF का दरामदाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शन पर सख्त पॉलिसी बनाने का भी मुतालबा सामने आया है। जबकि बात की जाए अगर पाकिस्तान में आवाम की, तो बिजली एक बार फिर महंगी होने जा रही है। गैस तो पहले ही महंगी हुई है क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन बिजली भी मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। इसका जो इतलाक़ है वो के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। ओवरऑल गैर कानूनी तिजारत से मईशत को सालाना 8,000 अरब का नुकसान होता रहा है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी इसके हवाले से आगाह किया है। एशिया में ये जो गैर कानूनी तिजारत है, इसकी वजह से किन किन ममालिक में किस किस को कितना कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है और आखिरकार फिर वो अवाम ही को बर्दाश्त करना पड़ता है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सबसे पहले हम खाकान नजीब साहब आपकी तरफ आते हैं। खाकान नजीब साहब, जो IMF की जानिब से सख्त मुतालबात किए जाने का इम्कान है, एक तो ये किस नौयत के सख्त होंगे और ये सख्त अवाम पर होंगे या पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर होंगे? पाकिस्तान को IMF से कोई राह फरार नहीं है। जहां पर मुल्क है, और अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें तो जिस तरह के खसारे पाकिस्तान के चल रहे हैं, उन खसारों में स्पेशली जो एक्सटर्नल का खसारा है और जो एक्सटर्नल की हमारे रिजर्व्स की आज भी पोजीशन देख लें, $7.5 अरब की रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। ये बमुश्किल पाकिस्तान की 1.5 माह की इंपोर्ट को कवर करते हैं। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आसान नहीं है आना। हमें अब भी अगर मैं करंट अकाउंट को एडजस्ट भी करूं तो $26 अरब की ज़रूरत है। इसमें रीप्रोफाइलिंग भी है, हमारी IMF के मनीज भी हैं, हमारी मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग भी है। ये सब IMF की अम्ब्रेला के अंडर आएंगे। तो ये बिल्कुल कौन को क्लियर होना चाहिए, इस प्रोग्राम से कोई इनहराफ नहीं है। ये एक ब्रिज फैसिलिटी है जो IMF ने आपको दे दी है, इसलिए कि आप एक इलेक्टोरल साइकिल में थे। अब जहाँ पे आपके मुश्किल फैसले, पर्सनली मेरा ख्याल है कि मुश्किल फैसले निकाल लिए हैं हमने, जिनको हम मुश्किल कहते हैं। ये बिल्कुल एक्चुअली तो मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये कि एनर्जी की कीमत चेंज करना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत चेंज करना, रिपोर्ट लिख देना, ये कहना कि हम क्लाइमेट पे भी रिपोर्ट लिखेंगे, SOEs पे भी रिपोर्ट लिखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए बना देंगे। ये एक्चुअल में मुश्किल फैसले नहीं है। ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो हमारा ये खसारों का बोझ है ये कम हो सके। बिल्कुल, द नेशन हैज टू बी क्लियर ऑन दिस। इसी तरह एनर्जी में चोरी पकड़ना, एनर्जी में कीमत पास हो, ऐसी चीजें हैं जो आपको एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या एनर्जी सेक्टर की लिक्विडिटी को फॉर द टाइम बीइंग बेहतर कर देते हैं। ये भी याद रखिए कि 590 अरब रुपए अगर इस साल नुकसान करने जा रहे हैं, तो उसमें से अगर हम ठीक भी कर जाएंगे तो ये 200 अरब के करीब कर जाएंगे। बाकी जो 300 है वो फिर भी होना है। वो क्यों होना है? बिकॉज उसमें हमारे फंडामेंटल मसाइल है। IMF से अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल शराइत आएंगी। आई थिंक जहां पे IMF के साथ आपका मुश्किल पैदा होगी वो एक्सटर्नल फंड फ्लोज में पैदा होगी। वो जो एक्सपेंडिचर सब्सिडी पे, PSDP पे, पेंशन की लाइबिलिटीज पे, उसको एडजस्ट करने में होगी। मेरा ख्याल है 9400 अरब का FPR का टारगेट जो है, FPR कन्विंस कर लेगा कि बगैर लेंगे। पर IMF और मैं और आप सब यही कहेंगे कि वो जो 3 सेक्टर हैं, और वो जो रिटेल है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स है, और जो हमारे एरियाज जहां पे एनफोर्समेंट कमजोर है उसको बेहतर कीजिए। सो उसका एक प्लान आप सामने रखेंगे। सो इस तनाजुर में हम IMF के साथ बढ़ेंगे। ये भी याद रखिए कि जो प्राइमरी का
खसारा है जो हमने उनके साथ तय किया, वहां तक पहुंचने के लिए क्वालिटी की एडजस्टमेंट्स बहुत मैटर करती हैं। ये कहना कि हम बिल्कुल सब्सिडी कम करके सर्कुलर डेट को बढ़ाएं, ऐसा नहीं होगा। सो आपकी उनसे इस पे डिस्कशन होगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो वही है कि एक्सचेंज रेट को हम एक ऐसी मार्केट बेस्ड रिजीम में चलाएंगे जिसका फायदा हमारी इंपोर्ट्स को कम करने को, बिकॉज ये एक ऑटोमेटिक लीवर है एडजस्ट होता, और हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने को, और हमारी रेमिटेंस को फॉर्मलाइज करने को होगा। आई थिंक आईएमएफ के साथ हम इस पैराहे में आगे चलेंगे। एक्सटर्नल का मुझे अभी भी खदशा है। आई एम नॉट 100% श्योर कि जो मेरा ख्याल है कि अभी भी $4 अरब का गैप है। आई एम होपिंग कि ये $4 अरब फाइनेंस डिवीजन और ईएडी ने मिलकर कहीं से अरेंज किए हों, और चाहे वो कमर्शियल फंडिंग हो, चाहे वो बायलैटरल फंडिंग हो, और आईएमएफ ऑन बोर्ड हो, बिकॉज ये उनका काम है ये करना। और कुछ मेरा ख्याल है ठीक। कि हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं उनको हम कदगन के साथ ही चलाएंगे। हम ठीक। बहुत कंफर्टेबल नहीं हो सकते इस साल में राइट। जब तक कि हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स और नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, एफडीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सारे मेहनत तलब काम नहीं कर लेते। आई थिंक दैट इज वेयर वी स्टैंड। एग्जैक्टली। खाकान अब्बासी, खाकान नजीब साहब, जो टेक्निकल आपने पॉइंट्स गिनवाए हैं, नो डाउट एट ऑल के इन पर हिट करने की ज़रूरत है और हम एक अरसे से इनको हिट नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया कि मुख्तलिफ मालियाती इदारों से लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर सऊदीया और चाइना से हम एड ले रहे हैं, या फिर हम बिजनेस ट्रेड कर रहे हैं। बहरहाल आबिद सुलैनी साहब, ये जो एड हम ले रहे हैं या फिर जो इमदाद हम ले रहे हैं, इससे कब तक और कैसे हम अपनी मईशत को स्टेबल कर पाएंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये इमदाद शायद अभी इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म तो लेते रहना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि अगले 3 सालों में आपको IMF के कर्जों, एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस के अलावा भी हर साल 25 से 28 अरब डॉलर जो हैं वो इजाफी लाने पड़े उधार लेके, और हम कहें कि हम एड या जो लोन है उससे जान छुड़ा लेंगे। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल तब्दीलियाँ जो है वो लेके आना पड़ेंगी, जो कि शायद इन द शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं होंगी। लेकिन हमें देखना ये होगा कि फिलहाल इस IMF के रिव्यू को कामयाब बना के, इस प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करके अगला प्रोग्राम क्या हम सिक्योर कर पाते हैं कि नहीं। और वो जो अगला प्रोग्राम सिक्योर कर पाएंगे, आपने जो पहला सवाल खाकान साहब से जो पूछा था, ये वाले रिव्यू में तो बहुत ज़्यादा मैं टफ मैयर जो है वो उसका मुतालबा नहीं देख रहा। लेकिन जो इसके बाद वाली ट्रांच का रिलीज होना है, जिसको कि आखिरी ट्रांच होगी, और जो अगला प्रोग्राम पाकिस्तान में सिक्योर करना है, तो वो तमाम चीज़ें जो कि हम अभी तक नहीं कर पाए, पॉलिसी डिसीजन, जो प्रैक्टिसेस, वो यकीनन उस प्रोग्राम में शामिल होंगी। और हमने देखा कि इस प्रोग्राम से पहले भी वो जो गैस का टैरिफ था, जब तक रिव्यू मिशन इस्लामाबाद के लिए रवाना नहीं हुआ तब तक गैस के टैरिफ की नोटिफिकेशन जो थी वो रोकी हुई थी। अभी भी जब टैक्स बेस बढ़ाने की बात होगी, अगर आप इस रिव्यू में नहीं करेंगे तो अगले रिव्यू का वो एक कंडीशन बन जाएगी, उससे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन करना होगी। और इसी तरह से जो बाकी लूप होल्स है, इवन हुकूमत को ये डिसाइड करना होगा जो इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आती है कि वो अपने एक्सपेंडिचर कैसे कंट्रोल करे, ताकि कुछ टारगेटेड सब्सिडीज जो है उसके लिए कुशन निकाला जा सके। तो जो तमाम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के जो मेजर्स होंगे वो पेनफुल होंगे, जाहिर है कि उसके असरात होंगे, लेकिन उसके साथ साथ माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेजर चलाने होंगे। और वो ये है कि एक आम शहरी का चूल्हा कैसे जलेगा, और उस चूल्हा जलाने के लिए टारगेटेड सब्सिडीज के पैसे कहाँ से आएंगे, ये आने वाली हुकूमत के लिए सोचने का काम है, और ये अगले प्रोग्राम का हिस्सा बन रहा होगा। ठीक। राइट। हसन बेग साहब, क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा साहिबा कहती हैं डोंट स्पेंड व्हाट यू डोंट हैव, और ये हमारे बारे में गुफ्तगू करते हुए कहती हैं। तो जिस तरह से अभी खाकान साहब ने और आबिद साहब ने जो बात की है, इस पर इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है या कैसे किया जाएगा? और एक और बड़ा अहम सवाल जो जहन में उठता है आवाम के भी, कि ये कब तक किया जाता रहेगा, कोई इसकी टाइम फ्रेम? ये देखें, इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो जाहिर है, जैसे खाकान नजीब साहब ने भी कहा, सुलहरी साहब ने भी कहा, मेरा ये ख्याल है कि ये जो मौजूदा ट्रांच है $710 मिलियन की, ये तो शायद स्मूथली जो है ना वो हो जाएगी।
लेकिन आने वाले दिनों में डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज भी होंगे। और जो थर्ड आपकी स्टैंड बाय एग्रीमेंट की किस्त है जो फरवरी मार्च में होना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई स्मूथ होगी। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पे हमारे जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो यानी बज़ाहिर तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट, और इसमें ज़ाहिर है जितने भी सारे फैक्टर्स हैं वो इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई स्टेबलाइजेशन की तरफ गए हैं। देखें SIFC बनी और उसको हमें उम्मीद ये थी कि मिडल ईस्ट से और ये हमारे दूसरे कंट्रीज से जो है ना कोई मिनरल्स में और एनर्जी में और ज़राअत में, इसमें सब में कोई इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। लेकिन हकीकत बात यह है कि अभी तक कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं आई, बल्कि जो एक रिफाइनरी सऊदी अरब ने लगानी थी, उन्होंने तो ये कह दिया है कि जी साइनोपेक जो है ना, यानी चाइना साथ हो तो फिर हम लगाने को शायद तैयार हैं। तो इस तरह की सिचुएशन भी आ रही है। इसका मतलब है कि हमें जो मिडल ईस्ट से, UAE से और बहुत सारे कंट्री, सऊदी अरब से और चाइना से, हर जगह से हमें उम्मीद ये थी कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ पे बहुत सारी कोई इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। वो अभी बज़ाहिर ये लगता है कि वो इस तरह कामयाब नहीं हो सके। गो के आने वाले दिनों में कहना तो यही चाहिए कि कामयाबी होगी, लेकिन ये उम्मीद के अगेंस्ट उम्मीद है, होप अगेंस्ट होप है। मैं नहीं समझता अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें कोई हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो उस तरह मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बुनियादी तौर पे कोई ठीक नज़र नहीं आ रहे अभी तक। यानी सिचुएशन वही है कि आप जो है ना बैठे हुए हैं उम्मीदों पे, सहारों पे। अभी देखें राइट नाउ यही एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो खाकान नजीब साहब बात कर रहे थे, अभी आपके मुज़ाकरात बड़े एडवांस स्टेज पे हैं। जो चाइनीज कमर्शियल बैंक से आप कमर्शियल कर्जे लेने जा रहे हैं, अब उनकी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं आपको पता है कितने हाई होते हैं, और वो कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते, वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और वो आपको वापस भी करने होते हैं। इसका मतलब है कि आपको तो यानी आज अपनी यानी इम्पोर्ट्स के लिए वो सहारा देने के लिए आपको तो कर्जा चाहिए, और कर्जे वापस करने के लिए कर्जा चाहिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए चाहिए। तो सिचुएशन जो है ना वो प्रिकेरियस है। मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी। हाँ, एक उम्मीद की जा रही है कि ये इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाए, तो लेट्स होप के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब आ जाएगी तो एक परमानेंट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी, तो वो डेफिनेटली वो फिर बिल्कुल ठीक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीड करेगी। हसन बेग साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को, लेकिन इन्फ्लेशन 31.4% GDP था फिस्कल ईयर 21 यानी 2021 में 5.8, फिस्कल ईयर 22 में था 6.1, और इस वक्त जनाब फिस्कल ईयर 2023 में है 0.6%। तो ये है करंट सिचुएशन। इस पर मजीद बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको कुछ फैक्ट्स बताए थे कि जनाब इन्फ्लेशन 31.4% है, GDP जो है वो इस वक्त 0.6% है, लेकिन 2021 में ये थी 5.8% और 2022 में थी ये 6.1%। पाकिस्तान की हिस्ट्री में गालिबन पहली बार ऐसा हुआ था। खाकान नजीब साहब क्या कहेंगे? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जो एक पिलर है वो एक लो इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट है। इस वक्त पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत सी चीज़ें ड्राइव कर रही हैं। एक तो ये है कि दुनिया भर में इन्फ्लेशन है, उसका एक पास थ्रू इफेक्ट पाकिस्तान में भी है। रुपए की कदर की जो वीकनेस है उसने भी इन्फ्लेशन को बढ़ाया। पाकिस्तान में जो सप्लाई साइड है उसकी कमजोरी ने भी पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को बढ़ाया। ये फ्लड्स के बाद क्रॉप्स खराब हुई, मतलब पिछले साल क्या 5 मिलियन बेल्स कॉटन की क्रॉप थी। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ, इस साल हम 11 साढ़े 11 पे आएंगे। सो जो क्रॉप्स और पेरिशेबल आइटम्स की शॉर्टफॉल्स हैं उसने बढ़ाया। कुछ हम इंपोर्ट इसलिए नहीं कर सके बिकॉज ऑफ कोर्स हमारी जो इंपोर्ट करने की सकत है वो लिमिटेड है, बिकॉज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लिमिटेड हैं। और फिर अब आगे चलिए, जो सबसे बड़ी वजह ना जो लोग भूल जाते हैं, देखिए आई मीन एक तो क्लियर रहे इस बात पे कि जब हुकूमत खसारा करती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है ना वो पाकिस्तान को होता है। उसका इफेक्ट एक्सटर्नल खसारे पे भी होता है, पर उसका इफेक्ट नोट छाप कर पाकिस्तान की जो कीमतों का बढ़ना है वो उसको हवा देता है। और पाकिस्तान का अगर आप एक्सटर्नल का खसारा देखें तो मतलब अगर 7.5 और 8% का जो खसारा है पिछले, मतलब अगर आप 2020 से शुरू करें तो 7, 6, 8,
7.6, 7.5, ये फिस्कल डेफिसिट है। जब ये इस लेवल का फिस्कल डेफिसिट आप कैरी करते हैं तो क्या करते हैं आप इस साल अगर 8,000 अरब के करीब आई थिंक होगा तो आप नोट छापेंगे। जब आप नोट छापेंगे तो टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। और आखिरी बात, इन्फ्लेशन को इवेंचुअली संभालना जो है वो पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने से ताल्लुक रखता है। पाकिस्तान का फंडामेंटल एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत, अगर पाकिस्तान के आप स्टेपल क्रॉप्स में देखेंगे, जो स्टेपल क्रॉप्स हैं हमारे, तो वो कहीं 1/3 से 50% है ऑफ व्हाट द वर्ल्ड कैन डू, ऑफ व्हाट द वर्ल्ड्स बेस्ट कैन डू। अगर आपकी पैदावारी सलाहियत ये होगी, यील्ड्स कम होगी, वाटर यूसेज उतना अच्छा नहीं होगा, आपका किसान की जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं वो वीक होंगी, तो आप हमेशा ऐसे ही करेंगे। अभी भी एक तखमीना है, आई होप कि ये मैं गलत कह रहा हूँ, कि 20 से 30% जो हमारी अशिया हैं पेरिशेबल, वो जब फार्म टू मार्केट जाती हैं तो उनमें नुकसान हो जाता है। मे बी कोल्ड एग्रीकल्चरल चेन्स पॉइंट नहीं ऑफ व्यू से खक्कान नजीब साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से 70% हम एग्रीकल्चर पे बेस करते हैं, लेकिन दुनिया में जो ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं उसके हिसाब से भी हमें कुछ सोचना चाहिए। पैदावारी सलाहियत जो है वो 40 अराउंड अगर आपका बिजली का यूनिट होगा और गैस भी उसी हिसाब से महंगी हो रही होगी, तो हम पैदा क्या कर पाएंगे जो इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं उनके हिसाब से? तो सोलेरी साहब ने देखे ना इसी तरफ पॉइंट किया कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और आईएमएफ एडजस्टमेंट्स, इससे ये 9 माह तो गुजार सकते हैं। बट असल बात तो ये है ना कि जब नई हुकूमत ने आना है तो बिजली के निज़ाम को डिसरप्ट करके सिर्फ चोरी पकड़ने से बात नहीं बनेगी। बिजली के निज़ाम को डिसरप्ट करके डिस्कोस को क्या करना है, एनटीडीसी की क्या शेप होगी, एलएनजी पावर प्लांट्स गुद्दू, नंदीपुर, इनसे कैसे निकलना है। वापडा पे आज एक रिपोर्ट मैं देख रहा था कि उसके जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक के साथ हैं वो बहुत डिलेड हैं। तो फिर कैसे आगे चलना है कि अगर हम यही रवैया, तो बिजली नंबर 1, बिकॉज ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, एक अहम जुज है। इसी तरह आपने कैसे अट्रैक्ट करनी है एफडीआई, एसआईएफसी एक जरिया हो सकता है इसका, शायद अच्छा जरिया है। मैं इसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क समझता हूँ जो बाईपास कर रहा है इस वक्त कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लॉग्ड आर्टरीज जो हैं हमारे दिल की कहें या पूरे मुल्क की कहें, क्योंकि हम वो रिफॉर्म नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। सो वो पाकिस्तान को कर सकता है शान। ठीक। तीसरी बात, आईएमएफ का प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी चलाना है। चौथी बात, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत को ठीक करना है। पांचवी बात, पाकिस्तान की एसओईज की बहुत बड़ी प्राइवेटाइजेशन एक करनी लंबी है। लिस्ट हो जाएगी। मतलब खाकान नजीब साहब आप बजा फरमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक होने वाली हैं। 5 तो आपने गिनवा दी हैं, कुछ आबिद सुलेरी साहब से भी जानते हैं। आबिद सुलेरी साहब, आप क्या कहते हैं, किन किन चीज़ों को ठीक करें तो हम अपनी मईशत को ठीक कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ जो है वो तो हुकूमत और अवाम के दरमियान एक एतमाद का जो फुकदान है उसको हमें ख़त्म करना होगा। ठीक। और जैसा कि मैंने पिछले राउंड में भी कहा था कि जो अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जो कि अब एस्पायर कर रही हो या पार्टियां जो कि हुकूमत में आने के लिए, उनको कोशिश करना चाहिए कि वो अवाम को एतमाद में लें और एक पूरा रोड मैप उनके साथ शेयर करें, बजाय इसके कि ये जो हम 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक की अप्रोच अपनाए रखते हैं, जिसमें ना तो हम आईएमएफ या उस तरह से अपने लैंडर्स की तवक्कुआत पे पूरा उतर सकते हैं और ना अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरते हैं। तो एक तो उस चीज़ से हमें बल्कि उस माइंड सेट से बाहर निकलना होगा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हम अपना आमदनी नहीं बढ़ा सकते तो हमें अपने अखराजात कम करने पे देखना होगा। और ये बड़ा सीरियसली हमें ये इस चीज़ पे तवज्जो देना होगी कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक में कौन कौन सी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज की ज़रूरत है और किन चीज़ों को वक्त आ गया है कि अब हम सूबों पे छोड़ दें ताकि यहाँ पे हमारे अखराजात कम हो। लेकिन जब हम डेवोल्यूशन की बात करें तो साथ ही हम सूबों पे भी ये तकाजा रखें कि एनएफसी अवार्ड में एक फार्मूला में एक नई चीज़ ऐड की जाए कि सूबे अपना रेवेन्यू कितना बेहतर जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों की तरफ अब आप पाई बढ़ाने की लिए बात कर रहे हैं आईएमएफ के साथ, अब वो एग्रीकल्चर की आमदनी पे टैक्स हो या वो प्रॉपर्टी पे टैक्स हो, ये चीज़ें तो अब सूबाई डोमेन में आती हैं और सूबों को ही इन पे अमल करना होगा। तो थोड़ा सा ये जो एक नए समाजी और इमरानी मुआहदे की बात होती है उसकी तरफ हमें फोकस करना पड़ेगा।
और तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज़ के हुकूमत जो है वो कोई भी सेक्टर पकड़ ले, खा वो एग्रीकल्चर हो, वो सर्विसेज हो, वो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री हो, लेकिन उस सेक्टर पे फिर हुकूमत अपना पूरा जो सपोर्ट है वो डाले, ताकि अगले आने वाले साल 2 साल आप उसमें एक ग्रोथ देख सकें। बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज शुरू करके उस पर टू थिनली स्प्रेड कर देना अपनी एनर्जीज, उससे भी रिजल्ट नहीं आएगा। और कोई डायरेक्शन ना देना और सिर्फ ये कहते जाना कि जी हमारे पास ये सारे पोटेंशियल मौजूद है, और बिलाशुबा वो मौजूद है, लेकिन जब तक उनके पीछे पॉलिसी और प्रैक्टिस की सपोर्ट नहीं होगी तब तक शायद उस पोटेंशियल को मटीरियलाइज नहीं किया जा सकेगा। तो ये पॉलिसी लेवल पे 2-3 जो चीज़ें हैं इस पर पूरे पैराडाइम शिफ्ट के लिए वो इम्पोर्टेंट है, और बाकी फिर निटी ग्रिटी और रूल्स एंड रेगुलेशन वो तो चलते रहेंगे। राइट। और ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी हसन बेग साहब? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बातें की हैं सुलहरी साहब ने। बुनियादी तौर पे जो हम बात कर रहे हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो या हमने जो बाकी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, तो मेरा ख्याल है कि एक चीज़ जो बार बार IMF जोर दे रहा है वो ये है कि जैसे ये सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, इसको टैक्स करना चाहिए। आई एम विद दैट के बिल्कुल टैक्स होना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ जो IMF बार बार प्रेशराइज कर रहा है कि वो आप एग्रीकल्चर को टैक्स करें। एग्रीकल्चर के लिए मेरा ख्याल है टैक्सेशन की बजाय वहाँ पे सब्सिडी की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पे हमें प्रायोरिटी सेक्टर के तौर पे एग्रीकल्चर को लेना होगा, सो दैट के फार्मर्स को आप इंसेंटिवाइज करें और उनको इंसेंटिव्स दें और इनपुट जो कॉस्ट है उसको कम करें, सो दैट कि हमारी पैदावारी सलाहियत जो है वो बेहतर हो। और उन चीज़ों को क्योंकि हम बुनियादी तौर पे एग्रेरियन सोसाइटी है और हमारी एग्रीकल्चर ही बैकबोन है, अभी भी 23% GDP का सिर्फ एग्रीकल्चर है। मेरा ये ख्याल है कि नंबर 1 प्रायोरिटी सेक्टर ये होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन इस तरह होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर को अहमियत दी जाए, एग्रीकल्चर को टैक्स करने के बजाय उसको इंसेंटिवाइज किया जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो IT है, और IT सर्विसेज और IT प्रोडक्ट्स है। IT सर्विसेज के लिए यंगस्टर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में, आपको पता है लाखों में हमारे यंगस्टर बेरोजगार भी फिर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं ई-कॉमर्स और उससे रिलेटेड भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको प्रायोरिटाइज कर चुकी है। इसमें मजीद ज़रूरत है उनको ट्रेनिंग देने की। हमारे देखें, अगर हर साल मैं ये समझता हूँ कि 5-7 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, उनको इंसेंटिव दिए जाए, तो वो IT सर्विसेज में बहुत आगे जा सकते हैं। और हम 2-3 सालों में अगर हमारे 20-30 लाख बच्चे जो है वो सिर्फ इसी सेक्टर में आ जाएं और उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, और वो IT और IT सर्विसेज जो है ना वो एक्सपोर्ट करना शुरू करें, तो वो बहुत बड़ा, मैं ये समझता हूँ कि उसमें हमारा बिल्कुल इंडिया जैसे बहुत आगे चला गया है, तो हम भी आगे जा सकते हैं। और हमारा ये गवर्नमेंट जो है ना इसमें बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। और हम अभी तो मेरा ख्याल है 4-5-6 बिलियन डॉलर तक मैक्सिमम जो यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो रिपोर्टें आती हैं उसमें है। लेकिन हकीकत बात यह है कि हम 50 to 100 बिलियन डॉलर विद इन 2-3 ईयर्स इसको कर सकते हैं। इस पे जरूर IT ये जो बच्चे फिर रहे हैं इनके लिए जरूर होना चाहिए, उनकी एक होप भी होगी, क्योंकि अब आपको पता है जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं और हमारे जो खसूसन यंगस्टर्स हैं वो बड़े मायूस हुए हैं, वो बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे यानी रश लगा रहता है वीजों के लिए और साल का टाइम मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर एग्रीकल्चर को प्रायोरिटाइज करें और IT सेक्टर को कर लें तो हमारे बहुत सारे मसले मसाइल जो है प्रैक्टिकली वो कम हो जाएंगे, हमारी इनकम बेहतर हो जाएगी और हम इन्फ्लेशन को या दूसरी तीसरी चीजें जो बड़ी ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हसन बेग साहब, आपने जी सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस तरफ आपने तवज्जो मबजूल करवाई है। खाकान नजीब साहब, IT सेक्टर में वाकई इससे इग्नोर किया जा रहा था पिछले कुछ अरसे से, लेकिन इसी असना में भारत ने उसे प्रायोरिटाइज़ किया और देख लें अब उसके नताइज भी उनके सामने। अब हम इसको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ इलेक्शन से कबल होगा, इलेक्शन के बाद हालात कुछ और होंगे, या फिर वाकई हमने इसे प्रायोरिटाइज़ कर लिया है? मैं एक अगर इजाज़त दें तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, मैं इससे पहले उसका जवाब एक मुख्तसरन अगर दूं। आपने कहा इम्प्लीमेंटेशन, और ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि अब ऐसे इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में कि नहीं होती, दुरुस्त भी है काफ़ी हद तक। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन में 2-3 बातें अब तब्दील करनी पड़ेंगी। मैं तो नहीं समझता कि अगर कोई कहता ना कि बहुत बड़ा कोई फंडामेंटल गवर्नेंस का रिफॉर्म पाकिस्तान में हो जाएगा
मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, बट उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। सो व्हाट डू वी डू? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन लार्जली इन पाकिस्तान इज अ मैटर ऑफ गुड कोऑर्डिनेशन। जहां भी हमने जरा सी कोऑर्डिनेशन दिखाई है, वी बीन एबल टू डिलीवर। बिल्कुल आईएमएफ का ठीक। प्रोग्राम हमने जब लास्ट किया 13-16 का, दी ओनली प्रोग्राम वी डिड अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व था, तो आई सही। कैन से दिस विद कम। नंबर 2, इम्प्लीमेंटेशन तब होती है आप थोड़ी सी टेन्योर पोस्टिंग करें इंपॉर्टेंट पोस्ट पे। मतलब एफपीआर का जो भी चेयरपर्सन हो, उसको 3 से 5 साल के लिए लाएं एटलीस्ट, अगली दफा विद इन दिस फ्रेमवर्क से लाएं। उसके साथ अहदाफ सेटअप करें कि उसने काम क्या करना है। साल साल के चेयरमैन, 1.5 साल के चेयरमैन तब्दीली, ये ना करें। अगर आप ये करके देखेंगे, आप देखेंगे, ये तो मैंने एक मिसाल दी है ना, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तीसरी एक चीज ऐसे करें कि देखिए, इम्प्लीमेंटेशन कहते जाने से बात नहीं बनेगी। इम्प्लीमेंटेशन आर्टिस्ट्स होते हैं दुनिया में। इम्प्लीमेंटेशन के पीछे एक तहकीक होती है, इम्प्लीमेंटेशन के पीछे एक इस्लाह का मैकेनिज्म होता है। वो ढूंढें दुनिया में कि कौन बजट को, एक्सपेंडिचर्स को ठीक करना समझता है, कौन समझता है कि 17 सब्जेक्ट्स डिवॉल्व करने हैं, कौन समझता है कि टारगेटेड सब्सिडी कैसे रिफॉर्म करनी है, कौन समझता है कि पेंशन के रिफॉर्म करने हैं। देखिए, माजरत के साथ, अगर कोई भी ये समझता है ना कि दुनिया भर में ब्यूरोक्रेसीज ये काम कर रही हैं, तो ऐसा कतई तौर पे बिल्कुल नहीं नहीं है। है। लेटरल मूवमेंट बहुत हो रही है। ब्रिटेन, जिसको आप पार्लिमानी डेमोक्रेसी कहते हैं ना, उसने एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड सेल बनाया हुआ है ऑफ प्रोफेशनल्स, जो कि हर वक्त गवर्नमेंट को एडवाइस दे रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया, जहां से मैं ट्रेन होके आया था, वहां का जो एसपीएम था, यानी कि जो जो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी था, तो आप हैरान होंगे कि वो मेरे स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां से मैंने पीएचडी की थी, वो उसका डीन था। सो आप समझिए ना कि दुनिया कहाँ जा रही है। मैं ये दोनों पार्लियामानी डेमोक्रेसीज है। ये 3 चीजें आपको करनी है अगर आपने डिलीवर करना है, वरना ठीक। आप मुझे 5 साल बाद वी कैन टॉक अगेन, वी विल बी सेइंग द सेम थिंग्स। बिल्कुल बजा फरमाया ऑन आपने खाकान नजीब साहब। हम एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, वापस आएंगे, इस पर मजीद भी बात करेंगे, साथ रहिए। बैक। खाकान नजीब साहब, 3 पॉइंट्स आपने बड़े इंपॉर्टेंट गिनवा दिए। इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, तो आबिद सुलैड़ी साहब कौन बांधेगा? ये हम सबको बांधना पड़ेगी। जाहिर है कि जो मुल्क की माशी सूरत हाल हमने जुलाई 2023 में देखी थी, कोई भी जी शऊर फर्द जो है पाकिस्तान में, वो उस लेवल पे नहीं जाना चाहेगा। हमने वो कबूतर की तरह आंखें बंद रखी और सोचा कि शायद ये पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं होगा, और फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन जो है वो बिल्कुल उसके हम ब्रिंक्स तक आ पहुंचे थे। तो इस वक्त अपनी अपनी जगह पे हर कोई जो फैसला साज है, जहाँ जहाँ उसका इन्फ्लुएंस है, उसको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। और अगर ये कोर्स करेक्शन नहीं हो रहा होगा, तो फिर जिन तकियों पे हम हवा किए बैठे हैं, वो तकिए शायद ज्यादा अर्सा हमारा साथ नहीं देंगे। सर ये अभी तक तो हमने नहीं हो रहा। इस साल के शुरू में देखा कि जिन दोस्त ममालिक पे आप तकिया किए बैठे, तो उन सब ने एक ही बात कही कि आप IMF प्रोग्राम में जाइए और उसके बाद फिर हमारे साथ बात करें। जी था हाँ। वो चाइना था, वो सऊदी अरेबिया था। हमने देखा कि जिनेवा प्लेजेस, जो कि सितंबर में सुपर फ्लड्स के बाद जो $9 अरब की यहाँ पे प्लेजेस हुई, वो प्लेजेस भी इस बात से मशरूत कर दी गई कि आप IMF प्रोग्राम में जाएं, और अगर आप उसके अम्ब्रेला पे होंगे तो फिर आपको ये प्रोजेक्ट के पैसे जो हैं वो मिल रहे होंगे। और IMF आपको क्या कहता है? IMF कहता है कि जी आप एक होम ग्रोन सोल्यूशन तैयार कर लें कि आपकी मईशत के वो जो क्रॉनिक इश्यूज हैं, वो इश्यूज जो कि गुज़श्ता कई दहाइयों से आइडेंटिफाइड हैं, और वो सोल्यूशन जो कि गुज़श्ता कई दहाइयों से आइडेंटिफाइड हैं, उन पे अमली जामा जो है पहनाया जाए। और वो जिस दिन आप उस पर काम शुरू कर देंगे, IMF आपको रकम देनी शुरू कर देगा, और जो ही आप उसको रोकेंगे, वो ट्रांचेस जो हैं वो बंद हो जाएंगी, जैसा कि माजी करीब में हुआ। और दोबारा हर चीज़ जो है वो जीरो से स्टार्ट लेना होगी। तो अब जो भी ट्रस्ट डेफिसिट, सर सॉरी टू कट यू ऑफ, आबिद सुलैड़ी साहब, ट्रस्ट डेफिसिट, इस ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे ख़त्म किया जाएगा? ये ट्रस्ट डेफिसिट जो था ना, वो मेरा ख्याल है कि जो पिछले चंद साल से, उसमें हम ये भूल गए थे कि पाकिस्तान में जो एक फ्री फ्लो ऑफ डॉलर्स का जो सिलसिला जियो पोलिटिकल सिचुएशन की वजह से आता था, वो बंद हो चुका है। कुछ अरसे के लिए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की कोई जियो पोलिटिकल रेलिवेंस अफगानिस्तान में या ईरान में या मिडल ईस्ट में उस तरीके से है कि आपके पास वो जो डॉलर्स आ रहे थे, वो अफगानिस्तान में वॉर एंड टेरर की वजह से आ रहे थे, या वो सोवियत यूनियन से जिहाद लड़ने के लिए आ रहे थे, या वो किसी और वजह से आ रहे थे, वो अब दोबारा आ सके।
तो हमारा बदकिस्मती ये रही कि चूंकि ये डॉलर कुछ वक्फे के बाद तवातर से पाकिस्तान को मिलते थे, तो हमने उस तरीके से अपना हाउस इन ऑर्डर करना जो है कभी प्रायोरिटाइज किया ही नहीं। सिर्फ इसी उम्मीद पे कि हर 5 साल के बाद 5-7 साल के लिए आपको डॉलर का एक फ्री फ्लो का वो कोलिशन सपोर्ट फंड था या कोई और था, वो मिलना शुरू हो जाता था। तो अब जो चेंजिंग जियो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें ऐसा नहीं होने वाला, और जाहिर है कि अब हमें इस ट्रस्ट डेफिसिट को जो है वो अबूर करना, और इसलिए मैंने कहा था कि अवाम और हुकूमत के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट और पाकिस्तान और आलमी दुनिया के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट, अब उसको अबूर करना है। ऑलरेडी हमने देखा ये जो कुछ कोर्स करेक्शन मैयर लिए गए पिछले चंद माह के दौरान, जिसमें कि SIFC ने भी एक रोल प्ले किया, उनको हमें कंटिन्यू रखना होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन वॉलेटाइल है तो फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग गारंटर की उसमें ज़रूरत होगी जो कि इकॉनमी पे सियासत होने से रोक सके, और चंद मिनिमम इश्यूज होंगे जिस पे कंसेंसस आपको लाना पड़ेगा। सर, ये जो पॉलिटिकल हमारी पार्टीज़ हैं, इस वक्त इलेक्शन करीब है, ये इस केपेबल हैं कि इन तमाम हालात पर जिस तरह आप लोगों ने मशवरे दिए इन पर अमल दरामद कर सकें? अगर नहीं होंगी तो बैकफायर करेगा, क्योंकि जो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, जो भी वादे किए जा रहे होंगे इलेक्टोरल कैंपेन में, अगर वो अनरियलिस्टिक होंगे तो 8 फरवरी के फौरन बाद उन वादों के बिल्कुल बरक्स जो भी हुकूमत में आएगा या आएंगी जो पार्टियां, उनको उनके बरक्स चलना पड़ेगा। और IMF का अगला प्रोग्राम हासिल करना वो खासा मुश्किल होगा। उसमें बहुत सी चीज़ें पहले से मानना पड़ेंगी आने वाली हुकूमत को। अगर नहीं मानेंगे तो प्रोग्राम में ताख़ीर होगी, और प्रोग्राम की ताख़ीर का डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट पे होगा। बिल्कुल ठीक। हसन बेग साहब, अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन के बाद भी यही सिचुएशन रहती है तो जिस तरह हम डिफ़ॉल्ट की हम पहले बातें सुन रहे थे, वो ख़तरा तो अब तकरीबन टल गया है, लेकिन अगर हालात जिस तरह अभी हमारे मौजूद मेहमानों ने बताया, मेहमानान गिरामी ने, कि अगर खुदा न खास्ता वो इसको इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर सिचुएशन मज़ीद ख़राब होगी। $7.5 अरब के करीब अभी हम इस वक्त स्टैंड करते हैं, तो फिर डिफ़ॉल्ट के करीब हम मंडला रहे होंगे। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है। मेरे ख्याल में ये इलेक्टेड गवर्नमेंट लेट्स होप के आ जाए, 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की उम्मीद की जानी चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये मैं नहीं समझता कि आपका जो डिफॉल्ट का खतरा है, फॉर द टाइम बीइंग आपने स्टैंड बाई ले लिया, IMF प्रोग्राम ले लिया, अभी सुलेरी साहब भी कह रहे हैं या खाकान नजीब का भी यही ख्याल है कि ज़ाहिर है IMF प्रोग्राम दोबारा नेक्स्ट लेना होगा। मुझे शक ये है कि ये जो फरवरी मार्च वाला आपका रिव्यू हो रहा होगा और तीसरी किस्त आनी है, वो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। मेरा आई हैव सीरियस डाउट्स अबाउट इट। और अगर ये तीसरी किस्त ना आ सकी फॉर एनी ऑफ द रीजन, तो फिर आप डिफॉल्ट की तरफ एक दफ़ा फिर रवाना हो जाएंगे। फिर आपको खतरात जो है ना उसी तरह मंडाने लगेंगे। उसकी वजह यह है कि जब तक आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे, जब तक आपकी कोई एक्सपोर्ट्स बेहतर नहीं होती, जब तक आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती, जब तक आप कोई माहौल ये पैदा नहीं करते, यानी इस तरह की कोई इकदामात नहीं करते जिससे यानी इकोनॉमी बेहतर होनी शुरू हो जाती है, कोई इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है, ये कर्जों पे कर्जे चढ़ते जाएंगे और उसके बाद आप मजीद मकरूज होते जाएंगे। इस तरीके से तो आप डिफॉल्ट की तरफ एक दफा फिर चले जाएंगे। सर, हसन बेग साहब कहते हैं टू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, टू रिपीट अ मिस्टेक इज अ मिस्टेक, एंड वी आर रिपीटिंग द मिस्टेक्स। मेरा ख्याल है 77 साल 75 साल हो गए। खाकान नजीब साहब, कंसाइजली जरा शॉर्टली बताइएगा, क्या मशवरा है आपको, व्हाट कैन वी डू? In the short run, we stick to IMF. In the short run, we keep doing the administrative reform work जो हम कर रहे हैं। SIFC के थ्रू अगर कोई पैसे ला सकते हैं तो वो लाइए। एक फरवरी में जब ट्रांसफर ऑफ पावर होता है तो IMF के इस प्रोग्राम को कंप्लीट कीजिए, एक नए प्रोग्राम की तैयारी कीजिए। उसके साथ साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टी या पार्टीज आ रही हैं या उम्मीद रखती हैं, वो मंशूर ना बनाएं, वो पाकिस्तान का एक फंडामेंटल रिफॉर्म का पैकेज तैयार करें और उसके अहदाफ तय करें, उसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क तय करें। अपने साथ एक टीम लाएं ऑफ एक्सपर्ट्स जो कि इस सर्जरी को लोकल डॉक्टर्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकें, IMF का साथ हो
और आप डेट रीप्रोफाइलिंग पाकिस्तान की और पाकिस्तान को वापस ला सकें ग्रोथ पे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बाद, ताकि नौकरियां क्रिएट हों और इन्फ्लेशन मईशत संभले। का ये पहिया चल सके। पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। वक्त ज़रा कम है। आबिद सुलेडी साहब, कंसाइजली आप भी बताइएगा। जी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें एक मिनिमलिस्टिक एजेंडा जो है उस पर लेके आना है तमाम सियासी जमातों को जो कि इलेक्शन में जाना चाह रही हैं। यही एक वक्त है जिसमें कि उन पर जोर दिया जाए कि ना सिर्फ ये कि वो अपना इकोनॉमिक रिवाइवल का रोड मैप शेयर करें, बल्कि वो इस बात पे भी बात करें कि मईशत पे वो बुरा सियासत नहीं करेंगे, और वो जो फंडामेंटल इक़दाम जिनकी तरफ दोनों मोअज़्ज़ज़ शुरका ने इशारा किया, उनकी तरफ जाने के रास्ते में वो अगर रुकावट बनेंगे तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव वो दे रहे होंगे। अगर वायबल ऑप्शन नहीं है या वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं है तो फिर सिर्फ रुकावट डालना जो होगा वो अवाम दुश्मनी और मुल्क दुश्मनी के मुताबिक होगा, धोखा देने के बराबर होगा। हसन बेग साहब, आप भी बताइएगा, क्या कहेंगे आप, क्या मशवरा होगा? मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पे देखें, गवर्नमेंट को फौरी तौर पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाए तो वही कंसेंसस पैदा करना होगा और विद इन द कंट्री एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। और दूसरा, जियो पोलिटिकल सिचुएशन को ठीक करना होगा ताकि जियो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो डिस्टर्बेंस जो यहाँ पे है, जो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो हमारे जियो पोलिटिकल हालात पे डिपेंड करता है। मेरा ये ख्याल है कि नेक्स्ट आने वाली पॉलिटिकल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी जियो पोलिटिकल सिचुएशन को बेहतर करे, जियो इकोनॉमिक्स को ठीक करना होगा और जहाँ पे इकोनॉमी के लिए रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम फुल फ्लेज एक प्रोग्राम लाना होगा जिसके तहत कोई इन्वेस्टमेंट आए और यहाँ पे कोई हमारी यानी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पैदा हो और यहाँ पे ऐसी चीज जो थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सीपैक के थ्रू उसको दोबारा कोई रिवाइव किया जाए। उर्फ़े आम में जिस तरह आपने पहले भी कहा, माहौल हमें बनाना पड़ेगा। हसन बेग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद सुलेडी साहब, खाकान नजीब साहब, माहिर माशियात, तीनों हज़रात आप बहुत बहुत शुक्रिया के मुस्तहिक़ है, क्योंकि आपने अपने कीमती वक्त और कीमती राय से हमें और आवाम को आगाह किया। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि कॉस्मेटिक सर्जरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको आर्टिफिशली मैनेज नहीं करना। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जियो पोलिटिकल, जियोग्राफिकल, उनको देखते हुए आपको आने वाले दिनों के लिए फ़ैसले करने, और अगर आज नहीं किए तो बहुत देर हो सकती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।